KTM की कोई भी बाइक मत खरीदो, चाहे एक 125 ही क्यों ना हो, कोई भी मत खरीदो कि क्वालिटी 1-1.5 साल के बाद अगर देखें तो घटिया एक्चुअली पूरी की पूरी रस्ट हो रखी है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, आपके जो ट्रैक्शन कंट्रोल दिए जाते हैं ना और ये सब जो दिए जाते हैं, अगर स्टिफ सस्पेंशन नहीं होंगी तो वो नहीं ढंग से काम कर पाए। बैक टू द चैनल। आज आपके पास एक न्यू ओनरशिप रिव्यू लेके आ गए KTM ड्यूक 390 का। वन ऑफ द ड्रीम बाइक्स जो मोस्ट ऑफ द लोगों की रहती है कि हमें 390 पे जाना है, ड्यूक की 390, वेदर इट इज RC, वेदर इट इज ड्यूक, वेदर इट इज AV। और इसने एक्चुअली अपना नाम पूरी मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर पूरा कहीं ना कहीं कह सकते हो चेंज भी पूरा ले आए थे। ड्यूक 390 ओनर अपने साथ हैं, सारी चीज़ें जान लेते हैं। आज यही बताएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है गाइस, इट्स मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी। स्टार्ट कर हर एक चीज़ से। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है यार, क्यों लिया बाइक? और देख, ऑप्शन अपने पास बहुत रहते हैं, जिस हिसाब से इसका प्राइस है, ऑप्शंस बहुत सारे हमारे पास रहते हैं। इसके अंदर भी अगर देखें, लोग अपना कावासाकी एक निंजा, उनका भी एक ब्रांड वैल्यू है, लोग जाते हैं कि हाँ भाई क्यों इस पे जाना, माना इसका क्यों ना KTM को एक बहुत खराब इंडिया के अंदर एक लुक दी गई है, बहुत ज़्यादा गलत नज़रिए से देखा गया। बट उसके बाद भी ये डिसीजन लेना, प्लीज़ अपनी तरफ से पूरा इलाबोरेट कर दे यार। ओके, देखो सबसे पहले बेसिकली सीन ये था कि हमें एक बाइक फाइनलाइज करनी थी। मेरे को और फादर को हमें ऐसी बाइक चाहिए थी जो कि हम दोनों चला सके। सो मेरे पास इस बाइक से पहले मैंने 2 बाइकें और ओन करी है। एक R15 वर्जन 3 थी, उससे पहले मेरे पास डोमिनर 400 थी। तो जब हमने डोमिनर 400 को 1 साल ओन करा तो समझ में आया कि यार क्या प्रॉब्लम था बजाज के साथ। उस बाइक को सोल्ड आउट करा। पापा ने कहा कि KTM की बाइक देख लेते हैं, ड्यूक 250। मैंने पापा को सजेस्ट करा, पापा 250 ले लो, आप चला लेना, डेली चलाने के लिए बढ़िया है। पेट्रोल, चलो पेट्रोल का ऐसा मैं जो सच बात है, कोई हमें कोई इशू नहीं था, पेट्रोल वोटर जो भी पिएगी पी लेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम डोमिनर चला रहे थे, वो भी 20 की एवरेज देती थी। अच्छा, डोमिनर की 20 की है? मुझे तो डोमिनर की ज़्यादा है। वो जो भी होगी, मगर हमारे हाथ में वो 20-25 की दे रही थी। तो हम अपनी बात करते हैं। तो फिर मेरे को पेट्रोल का ऐसा इशू नहीं था, तो मैंने कहा पापा ड्यूक 250 देख लेते हैं। तो फिर कह रहे कि इसके अलावा और कौन सी आती है? मैंने कहा 250 आती है, 390 आती है। तो कह रहे कि इन दोनों में प्राइस डिफरेंस क्या है? मैंने कहा ऑलमोस्ट 70-75 हज़ार रुपये का फर्क है। फिर उन्होंने कहा कि 70-75 हज़ार एक्स्ट्रा दे के चीज़ों में क्या फ़र्क है? फिर मैंने डिफरेंस बताया कि पावर में ज़्यादा इसमें फीचर आता है, TFT आते हैं, क्विक शिफ्टर आता है, ऐसे करके मैंने उनको नहीं, एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ड्यूक 250। अगेन तीनों सेगमेंट में, RC हो चाहे कुछ भी हो, 250 और 390 में बहुत ज़्यादा फर्क दिया हुआ है। फिर मैंने उनको ना एक एक करके जब डिफरेंस बताया कि इसके टायर भी अलग है, वो भी अलग है, ऐसे ऐसे करके फिर उनको डिफरेंशिएट हुआ, उनको समझ में आया। कह रहे चल एक काम करते हैं कि जब ले ही रहे एक ही बार में 390 ले लेते हैं। अच्छा डिसीजन है, ठीक है 390 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर वो कह रहे कि पेट्रोल में प्राइस मतलब एवरेज में क्या डिफरेंस आएगा? मैंने कहा कुछ नहीं, वो 25 देगी, 20 देगी। कह रहे ठीक है चल, इतना तो पहले भी डलवाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बाइक फाइनलाइज करी और ये ले ली। अब आप कह रहे थे कि निंजा क्यों नहीं ली? निंजा 300 आती है आपकी, ऑलमोस्ट आती 3,90,000 रुपये, 4 लाख रुपए के आसपास आती है। और ये बाइक मैंने परचेज करी थी 3,40,000 रुपए की। तो पहली बात तो प्राइस डिफरेंस ज्यादा आ रहा था, वो भी चलो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। मेन इशू ये था निंजा 300 के अंदर अगर मैं एक बाइक देख रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि उसके अंदर पावर भी टॉप नॉच की हो, उसके अंदर फीचर्स भी टॉप नॉच की हो, उसके अंदर जो पार्ट्स यूज करे वो भी प्रीमियम हो, और आज की डेट में एकदम फ्यूचरिस्टिक बाइक होनी चाहिए कि जो अदर बाइक में फीचर आ रहे हैं मेरी में भी हो, भले ही मैं उन्हें यूज ना करूँ, वो एक अलग चीज है। तो निंजा 300 के अंदर फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं आता, लाइट्स भी हेलोजन आती है, इंडिकेटर्स वगैरह सारे हेलोजन आते हैं, टायर वगैरह भी रेडियल नहीं आता है, एंड साथ के साथ उसके अंदर आपको वो भी नहीं मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है निंजा की जितनी अच्छी KTM की है। नहीं, ये बात एक्चुअली मान लेते हैं, KTM जितने फीचर्स दे रही है ना अपने प्राइस के अंदर, वैसे नहीं सच में नहीं दे रही। आप कोई भी ब्रांड के अंदर चले जाओ, जो अमाउंट ऑफ एक सेफ्टी फीचर्स भी बोल देना, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल फीचर्स हटा दो, सेफ्टी फीचर्स भी देख लेना। आप महंगी बाइक्स में जाओगे ना, आपको ऐसे सेफ्टी फीचर्स आई थिंक 7 लाख या 10 लाख से नीचे मिलते भी नहीं है। आप क्विक शिफ्टर देख लो भाई, Z900 आते हैं कावासाकी की, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की बाइक है, नहीं आता, 17 लाख रुपए की 10R में आता है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड यार। मतलब KTM की तरफ से एक चीज तो मैं जरूर बोलूंगा, ये पार्ट अगर आप देखो, फीचर रिच अगर आपको बाइक चाहिए ना, आपको ओवरऑल हर एक चीज इसके अंदर मिलती है। और मेरा भी कहीं ना कहीं फैसिनेशन ना KTM को लेके इतना ही है कि भाई द अमाउंट ऑफ फीचर्स इट इज गिविंग फॉर इट्स प्राइस, ब्यूटीफुल, एक्चुअली ब्यूटीफुल। कंप्लीट पैकेज जिसको चाहिए ना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि मतलब देखो आप एक बात देखो, 400 सीसी में ऐसी कोई बाइक नहीं जो पावर में इसको कंपटीशन दे सके, वेरी एक्सेप्ट 2 सिलेंडर, ठीक है। उसके अंदर 2 सिलेंडर में थोड़ा पावर का मतलब वो टॉप एंड में शाइन करते हैं, वो एक अलग चीज है, बट उनसे भी इनिशियल में बहुत अच्छा फाइट कर लेती है ये, जैसे निंजा 300 वगैरह वो सारी, ठीक तो है। बनी इनिशियल के लिए, ऑब्वियसली इनिशियल वगैरह, मिड रेंज वगैरह इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप एक चीज देखो प्रणव भाई, एक सोचने वाली बात है, आप खुद बताना, एक प्रैक्टिकलिटी वाली बात, आपने एक बाइक ले ली जो टॉप एंड में शाइन करती है, बट उसका इनिशियल और मिड रेंज इतना अच्छा नहीं है, वो आपको लेना ज्यादा समझदारी है, या फिर वो बाइक लेना ज्यादा समझदारी है जिसका इनिशियल और मिड रेंज अच्छा है, टॉप एंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है? आप बताओ कौन सी लेना ज्यादा समझदारी है?
समझदारी। अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स सेगमेंट में जा रहा है कहीं ना कहीं, जिसका इनिशियल मिड एंड ज्यादा अच्छा है, क्यों अगेन, क्योंकि आप इंडियन रोड में टॉप एंड कहाँ यूज करोगे। Exactly. और प्लस आप जब डेली लाइफ में बाइक चलाओगे ना, आपको इनिशियली पुश अच्छा मिलना चाहिए, और अगर आपको डेली लाइफ में बाइक इनिशियली अच्छा पुश देगी ना, आप उससे कभी बोर नहीं होगे। बात तो सच बाइक है। से बोर होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि यार अब पावर में मजा नहीं आ रहा, अब पावर में मजा नहीं आ रहा। पर ये बाइक को मैं 1 साल से ज्यादा चला रहा हूँ और मैं कभी भी लंबा। अच्छा 1 साल हो गया है। हाँ, नाइस। एक सेकंड यार, 1 सेकंड तो छोड़ रहा हूँ, 1 साल के अंदर देख लेते हैं एक बार चलाई कितनी है। ऑलमोस्ट 11 और ब्यूटीफुल डिस्प्ले अपना रेडी टू रेस तो यहाँ पे दिख ही गया। मैं आपको पूरा बता दूं 11,672 तो चलाई दिया भाई। यार मैं सच बताऊं, मैंने भी ना देख सबसे पहले मीटियोर ही चलाई है, ठीक है, मेरी पहली बाइक वही रही है, सबको पता है ये बात, मैं तो अपने चैनल में भी 10 बार बोल चुका हूँ। बट उसके बाद से मैं कह रहा हूँ, जब से मैंने तेरी बाइक चलाई है ना, मेरे को तब पता चला भाई ये जो इनिशियल एंड जो होती है ना भाई, कितना इंपॉर्टेंट और कितना फन है। मैं तो कहता हूँ भाई चलाओ, आपकी क्या दिक्कत है। मैं भाई तो चला ही रहे हैं, बस तुम्हारी कृपा है, दोस्त ऐसे बन गए, फाड़ बाइक चला रहे हैं, हमारी भी सारी वो पूरी हो रही है। कहते हैं उनको ख्वाहिशें, हम भी कभी आएंगे KTM, बट मेरा रहेगा ADV 390, उस पर कभी बाद में आएंगे, अपने वीडियो में बताएंगे। अगेन मैं देखता रहूँ, वैसे तुम बहुत खुश हो अपनी बाइक से, कोई तो चीज़ ऐसी होगी जिसके अंदर कहीं ना कहीं यार डिसअपॉइंटमेंट रही होगी, हाँ ठीक है इतना पैसा लगाया बट ये चीज़ काश होती, या फिर ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ें फिर भी मैनेज हो जाएंगी। सिर्फ एक चीज बोलूंगा ऐसी जो KTM में अच्छी कर सकता था, वो भी कोई इसकी राइडेबिलिटी या परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है, वो इसके कंफर्ट को लेकर। सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है यार, बट सीट का क्या है, मैंने बहुत लोगों को देखा कहते हैं सीट नहीं ठीक है पेन होता है यार, मैंने बहुत लोगों को बोला सीट कंफर्टेबल नहीं। सीट एक ऐसी चीज़ है जो आप एक्चुअली सस्ते में बाहर से लगवा सकते हो और आपको कंफर्ट मिल जाएगा यार। एक चीज है ना, अब देखो जब आप इतनी महंगी बाइक लेते हो ना, फॉर एग्जांपल आपकी ये बाइक खड़ी है, यहाँ पे इसकी स्टॉक सीट्स है, अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं करवा दूं, एक तो पहली बात ये वाली डिजाइन नहीं रह जाएगी। हाँ ठीक है। आप अगर इस बाइक को अगर देखोगे प्रणब भाई, आपने एक चीज पे नोटिस नहीं करा, इस पूरी बाइक का जो डिजाइन है काफी एजी है। हाँ एक्चुअली हाँ, ये चीज सारी काफी एजी, तो वही चीज को ध्यान में रखते हो वही डिजाइन इसकी सीट्स पे भी कैरी ऑन होता है। अब वहीं पे मैं इसके ऊपर अगर से कुछ नहीं करा दूंगा, राउंड सी हो जाएगी, डिजाइन बिगड़ेगी और एक सिमेट्री वाइज थोड़ी बाइक ना अच्छी नहीं नजर आएगी। तो इस वजह से मैं नहीं कराता, इसी पत्थर पे बैठ लेता हूँ। ठीक है, बट मैं अब तो एक बात मेरी आंसर कर, तुझे कौन सी, मैं स्पोर्ट्स टूरर की बात नहीं कर रहा, कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स बाइक है, चाहे वो अपनी फुली फ्लेयर्ड हो या फिर नेकेड हो, जिसके अंदर तुझे एक्चुअली कंफर्टेबल सीट मिल जाएंगी, क्योंकि वो बनी नहीं है उस चीज के लिए। आरसी में फिर भी सुधारी है इन्होंने, बेटर होगी बट कंफर्टेबल नहीं होगी। मैं मान ही नहीं सकता किसी स्पोर्ट्स बाइक में या सुपर बाइक के अंदर आपको कंफर्टेबल मिल जाए इफ इट इज नॉट स्पोर्ट्स टूरर। ठीक है, तो सच है। और प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर देते हैं, पूरा अच्छे से बता दे। बस एक यही प्रॉब्लम लगती है इसके अंदर, और एज सच ड्यूक में मुझे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्या बात कर रहा है, मतलब तू कह रहा है ड्यूक में तेरे को कहीं और इंजन, लोग कहते हैं बहुत जल्दी इसका खराब हो जाता है, फिर इंजन बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देता है। आप एक बात बताओ, आप एक बाइक 1 साल चला दिया 11,500 है, पहले ये बता कि तेरे को प्रॉब्लम आ रही है, यस और नो? नहीं भाई, बहुत बड़ा क्लेम है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्यों नहीं आ रही है? हाँ। मुझे मेरी बाइक में लगता है कि फॉर एग्जांपल मान लो चैन ढीली है, हाँ। बाइक चलाऊंगा बाद में पहले चैन टाइट कराऊंगा, बट फिर भी तेरा बहुत रफ यूज है, तू बहुत खराब चलाता है बाइक, मैंने देखा है भाई। फिर भी आप अगर मेरी बाइक चलाओगे, आप मुझे एक कमी निकाल के दिखा दो चलाने का कि ये कमी लग रही है बाइक में। नहीं ठीक है, मान लेते हैं, चीज ठीक करा के चलाना ज्यादा पसंद करता हूं, ज्यादा प्रेफर करता विच इज एक्चुअली गुड। मतलब तुम अपनी, मैं हर बार बोल रहा हूँ अगेन, तुम बाइक की केयर करोगे, बाइक तुम्हारी केयर करेगी। वैसे ये बाइक है नहीं जो केयर करने वाली है, ये तो आपको सीधा मारती है, बट फिर भी। मैं इसको मनाली लेके गया, केदारनाथ रोड ट्रिप पे ले गया, मुझे कहीं रोड पे बाइक नहीं करानी। अच्छा, तो ये इतनी दूर लेके जा चुके हैं? हां, मैं 2 बड़े रोड ट्रिप पे कर चुका हूं और R15 भी ले जा चुका हूं। तुम भाई अलग लेवल पे चल रहे हो, मतलब ठीक है, पूरी जवानी का यूज किया जा रहा है। कह रहे जवानी के अंदर क्या दर्द होते हैं, कुछ नहीं सहना। मैं तो वैसे तेरी वीडियो से लाइन उठाई है, तूने अपनी वीडियो में बोल रखी है बात, पता नहीं किसी की वीडियो में। ठीक है, तो आगे से शुरू करते हैं। ठीक है, हमने नॉर्मल पूरा एक जो ओनर का अपना रिव्यू रहता है वो तो ले लिया, थोड़ा सा पार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम टायर्स की बात करें, व्हाट इज योर रिव्यू अबाउट टायर्स, और 2-3 चीजें एक साथ ऐड कर। अच्छा, पहले ही बोल दिया, ठीक है, 10 on 10 दे दिए गए भाई टायर को। क्या तेरे चेंज हुए अभी तक कितने? 11,000 में की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो स्टॉक मैटेरियल कंपनी ऑफर। अच्छा, ये ऑलरेडी चेंज द टायर्स, ऑलरेडी चेंज है, ये बर्गर बेकार है वाले, मुझे चेंज कराने हैं। ठीक है, ये भी चेंज कराएगा, बट अगेन जो स्टॉक आते हैं तेरे हिसाब से वो बेस्ट है। सस्पेंशन की बात कर ले सस्पेंशन 10 on 10 यार, कैसी बातें कर रहा है, नेकेड बाइक है, सस्पेंशन कैसे 10 on 10 हो सकता है? भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने बाइक लेते टाइम एक चीज को ध्यान में रखा था कि मुझे प्रीमियम चीजें चाहिए। हाँ। WP की सस्पेंशन ऐसी, आप खुद गूगल आउट कर लेना, WP ब्रांड भी है, और सबसे बड़ी चीज KTM के अंदर एक खूबी और है, KTM की 125 परचेज कर लो चाहे 390 परचेज कर लो, सब में यही सेम सस्पेंशन सेटअप देते हैं। ये WP का सस्पेंशन जनरली बहुत अच्छा है, आपको ना रोड पे गड्ढे गुड्ढे फील नहीं होते। आप ये लगा लो यार, 50-60 की स्पीड में छोटे मोटे गड्ढों पे तुम भगाते हुए निकालते हो, जैसे ADV चला रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैंने एक्चुअली MT-15 जब चलाई थी ना, मेरा बहुत बड़ा कंप्लेंट यही था कि मेरे को एक्चुअली हर एक गड्ढा, हर एक पत्थर सच में पता चल रहा था। और सोच, मैं तो नया राइडर हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ अगर ये बात, तो कहीं ना कहीं मैं सच बता रहा हूँ, रिव्यू पे बोल रहा हूँ। मैंने ये भी चलाई है, बट मेरे को कसम से इतना नहीं हुआ, मतलब कल आपने खुश हूँ मैं। CB चलाई थी, CB चला भाई, मेरे को वो भी अच्छी लगी थी, वो भी अच्छी लगी। हाँ। तो भाई जैसे आप बट वो भी उछलती है, हाँ। सस्पेंशन स्टिफ है, हाँ। इसकी जो सस्पेंशन है ना, वो मतलब KTM तो सिर्फ साइड पे ही है, विच इज अगेन, जो अगेन ये ध्यान रखेंगे, हर कोई बोलता है अपनी जो KTM है उसकी सस्पेंशन स्टिफ है, चाहे ADV हो या चाहे भी हो। एक बात हमेशा ध्यान रखो,
आपके जो ट्रैक्शन कंट्रोल्स दिए जाते हैं ना और ये सब जो दिए जाते हैं, अगर स्टिफ सस्पेंशन नहीं होंगी तो वो नहीं ढंग से काम कर पाएंगे। हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी लूज करेगी ना बाइक, सिंपल। एग्जैक्टली। हाई स्पीड पे अगर ऐसे ऐसे नाचेगी तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलाओगे आपको लगेगा कहीं मैं गिर ना जाऊं या स्किड ना हो जाए। और सबसे बड़ी चीज सस्पेंशन स्टिफ होने का मेन सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जब आप कभी कॉर्नर में बाइक डिप करते हो ना, अगर आपकी बाइक ऐसे डिप हुई भी है और अगर आपकी सस्पेंशन ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगी तो कहीं ना कहीं जो टायर है वो ट्रैक्शन खो के ऐसे स्किड हो सकता है। बट जब सस्पेंशन स्टिफ रहेगी, थोड़ी सी टाइट रहेगी, एक जगह पर रहेगी तो स्किड नहीं होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत। और ये कहीं ना कहीं लोगों को पता होनी चाहिए बात, कहीं जब भी वो लेते हैं ना और अपना पहले डिसीजन ले लेते हैं कि भाई स्टिफ है इसलिए हम नहीं लेंगे, ये बातें जानो तभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक काम करते हैं। सबसे पहले तो अपनी TFT डिस्प्ले, जिसके लिए बहुत आई थिंक KTM इस प्राइस के अंदर दे रही है और मैंने तो बाकी बाइक्स में नहीं देखा, मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगती है यार ये डिस्प्ले। मैं सारे फंक्शन तो नहीं दिखाने वाला है इसके अंदर, बट अगेन यू कैन एक्चुअली कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम दीज बटन्स। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही के अंदर मिल जाती है। अब ये देखो, मतलब सारी सेटिंग्स आप एक्चुअली कर सकते हो यार, बहुत सही है। कर सकते हो, डिस्प्ले वगैरह चेंज कर सकते हो। और हाँ, एक सबसे बढ़िया फीचर क्या है, आपको जैसे मान लो थोड़ा ऑफ रोड पे जाने, जैसे खराब पैच है इस पे चलाने का मन है, आप पीछे का ABS भी बंद कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर भी स्विचेबल ABS? मुझे लगा सिर्फ ADB में आता है। नहीं, ये मोटरसाइकिल में आप गए, हाँ। ये आ गया ABS, ये मैं सुपर मोटो पे लगा दिया, ये आ गया ना सुपर मोटो, अब पीछे का ABS बंद है, अब ये मैंने रोड पे लगा दिया, अब दोनों ABS चालू है। परफेक्ट परफेक्ट। और ये अगेन मैं बता दूं, वन ऑफ द रीजंस जिसके अंदर मैं ADV पे जा रहा हूँ अपनी 390, वो यही है। फ्यूचर में भगवान करे जल्दी आ जाए मेरे पास, बट कोई बात नहीं, तब तक के लिए हम चला लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो एक और चीज़ है, दैट इज हीटिंग इशू। बता दे यार। हीटिंग इशू का देखो मैं होगी, बताता हूं। नहीं, उसका एक मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूं। हीटिंग कुछ खराब बोल दे साले, खराब हो तभी तो बोलूं। ठीक है, देखो हीटिंग इशू का ऐसा रहता है, जब आपकी जो फेड बाइक्स होती है ना, फॉर एग्जांपल RC 390 हमारे ग्रुप में है, अक्षय भाई है, उनके पास RC 390 है, उसमें क्या होता है यहाँ तक की फेयरिंग है बाइक पे, ठीक है। ओके। तो उसमें क्या होगा, अगर आपका रेडिएटर भी चलेगा ना, या तो वो आगे की कवर्ड है कहीं ना पाएगा, हाँ। या फिर जब यहाँ पे प्लास्टिक है तो हवा इधर से ही निकलेगी। आप समझ रहे हो, जब इधर से निकलेगी और यहाँ आपका पैर है तो आपको थोड़ी बहुत गर्म हवा फील होगी, बट बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, होगी। बट इस बाइक के साथ क्या है, इसका जो फैन है देखो सब कुछ तरह से ओपन है, बाहर की हवा भी लग रही है और जो हवा है ना इधर फेंकती है गर्म हवा इधर की साइड, इस डायरेक्शन में, ठीक है, जब फैन चलता है। तो देखो ऐसा अगर मैं इसकी हीटिंग की बात करूं, ऐसा कोई खास नहीं है, कुछ खास नहीं, मतलब ऑल इन ऑल रखिए ना आपने, हाँ, आपको कुछ फील नहीं होगा। देखो भाई, ये जीन्स पहनी है नॉर्मल सी, ठीक है। मैं पजामे में चलाता हूं, इससे कुछ नहीं होता। मतलब वैसे देखा जाए ऑल इन ऑल इस बाइक के अंदर आपको सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स जो खराब है उसके हम बोल लेते हैं। हाँ, खराब पॉइंट एक हो रहा है, हीटिंग सुधारने का रीजन ये भी है, जो इसका पाइप देख रहे हो अभी नीचे से जा रहा है। अच्छा हाँ, ये देख रहे हो, ये पाइप इन्होंने जब से नीचे से भेजा है, मतलब नीचे से करा है ना KTM वालों ने, तब से हीटिंग सुधर गई है। पर इस पाइप की क्वालिटी 1-1.5 साल के बाद अगर देखें तो घटिया एक्चुअली पूरी पूरी रस्ट हो रखी है, रस्ट हो रही है ना। और प्लस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, नीचे से टिक जाते हैं कहीं भी। नहीं, ठीक कह रहा है, ये एक इशू है इसके अंदर। बट अगेन ठीक है, स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है यार, ग्राउंड क्लियरेंस क्यों मांग रहे हैं हम स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी नीचे होने का एक रीजन ये होता है कि बाइक थोड़ी एरोडायनामिकली स्ट्रांग होती है। वेरी ट्रू। आगे पाऊंगा, आप प्रीत व्लॉग्स इसका चैनल है, आप उसके कोई भी नॉलेज लेनी है ना, हर एक बाइक के रिव्यू से लेकर सब कुछ आपको इसके चैनल में मिल जाएगा, जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। और बाकी ऑल इन ऑल हमने सब कुछ इस बाइक के अंदर जान ही लिया है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, जो भी मैं खुश हूँ कहीं ना कहीं। अगर मैं पर्सनली देखूं, मुझे कहीं ना कहीं माइलेज भी मानती है बात, बट अगेन माइलेज तो बता दो कितना खून पीती है ये। तूने बताया तो 20 की एवरेज दे रही है, विच इज अगेन हाँ, मैं उसी पॉइंट पे बोल रहा हूँ। मेरे को जैसे मेरा एक राइडर है, मैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल चीजें देखता हूँ, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एवरेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए एवरेज इंपॉर्टेंट है तो फिर कहीं ना कहीं आप दूसरे ऑप्शंस देखो, बट वैसे इट इज ब्यूटीफुल बाइक इफ यू वांट टू एक्चुअली एक्सपीरियंस द एड्रेनलिन रश। मैं मजाक नहीं कर रहा, एड्रेनलिन रश बिल्कुल आता है। और मगर एक चीज है प्रणब भाई, देखो अगर आपका कहीं ना कहीं कंसर्न दिमाग में माइलेज है ना, तो KTM की कोई भी बाइक मत खरीदो, चाहे एक 125 ही क्यों ना हो, कोई भी मत खरीदो। यहाँ तक इनकी 125 भी 40 की एवरेज नहीं देती अच्छे से, ठीक है। तो एवरेज के लिए तो KTM बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल भी। और अगर आपका ये थॉट है कि यार मुझे 1-1.5 साल थोड़ा सा एक 400 cc की बाइक रख के ओन करके सीखना है कि क्या खर्चे होते हैं और फिर मुझे सुपर बाइक पे जाना है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। तो मतलब कि देख ले जाए, ओनर टोटली हैप्पी है भाई, सब कुछ जान लिया है। और इसके बारे में अभी एटलीस्ट इस वीडियो में बातें करेंगे, बहुत लंबी वीडियो जा रही है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो के अंदर, मैं आपको टेक्निकलिटीज की बात नहीं कर रहा, बट आपने एक जेन्युइन जो ओनरशिप रिव्यू है ना, आपने वो देखा है। और आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एनी हाउ, थैंक यू। लाइक कर दो, शेयर कर दो, हर बार बोलते हो, सब्सक्राइब कर दो, बोल सब्सक्राइब कर दो, बेल दबा दो, बेल भी दबा देना, ठीक है। बेल दबाओ ना दबाओ, अभी स्टार्टिंग है, वैसे भी क्या ही करोगे बेल दबा के, बट एटलीस्ट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी डाउट है यार, बेंचो अभी तो बोला मैंने, कुछ और बता, क्या बोलूं। हाँ, राइट। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज बी हैप्पी, राइड सेफ, खुश रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। बाइकिंग है, ऑब्वियसली एंजॉय करना ही है। सी यू सून।